So hello everyone, good morning. Myself दिव्या पांचाल, आई एम योर टीचर. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा ये कोर्स है इट इज़ बेसिक टू एडवांस एक्सेल. सो काफ़ी लोग उसमें होंगे जो बेसिक जानते होंगे एक्सेल में, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से सीख रहे हैं. तो यहाँ पर हम एक्सेल के अंदर छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे, वेरी स्मॉल थिंग्स. सब कुछ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि एक्सेल में सभी टैब्स को क्लियर करेंगे, सारे टैब्स का कैसे यूज़ होता है, एवरी फंक्शन, एवरी फॉर्मूला. वो मैं आपको इन 3 महीने की जो क्लास होने वाली है उसमें क्लियर करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देती हूँ. सभी स्टूडेंट्स उससे पहले चैट बॉक्स में अपने नाम जो हैं वो मुझे लिखकर सेंड कर दीजिए. हेलो हेमंत, अमित, गुड मॉर्निंग दीपांजलि, हाय सक्षम, रिद्धि, स्वाति, गौरव. ओके, सभी अपने नाम जो है मुझे सेंड कर दीजिए चैट बॉक्स में. मैंने आप लोगों के माइक्रोफोन्स जो हैं वो अभी के लिए ऑफ़ कर दिए हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को कहा गया था कि आपको जो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ है वो प्रोवाइड की जाएगी ऐसी सिचुएशन में अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं. तो उसकी वजह से मैंने माइक्रोफोन्स ऑफ़ कर दिए हैं, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्लास को. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर रिएक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है. तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर एक्सेल ऑन करने के लिए मैं प्रेस कर रही हूँ Windows+R, जो कि रन कमांड होता है. यहाँ पर आप जो भी लिखते हैं, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है या कुछ भी ओपन करना है तो आप यहाँ पर टाइप करके इजीली ओपन कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ एक्सेल, एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल जो है स्क्रीन पर ओपन हो गया है. तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सेल क्या होता है, क्या वर्क करता है, एक्सेल को हम किस यूज़ में ले सकते हैं. उससे पहले आप लोग मुझे क्लियर कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्क्रीन अगर क्लियर है आप लोगों को. ओके. जैसा कि आप लोग जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही MS ऑफिस जिसे हम बोलते हैं उसका ही एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि MS वर्ड आता है, आउटलुक है, वन नोट है, MS एक्सेस है जिसमें हम डेटाबेस का काम करते हैं. ओके, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो इंक्लूडेड हैं, जिसमें से एक MS एक्सेल है जो कि हम सीखने वाले हैं. तो जैसे ही मैंने एक्सेल ओपन किया आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे आपको इस तरीके के टेम्पलेट्स वगैरह दिख जाएंगे. ये टेम्पलेट्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बजट ओवरव्यू दिया हुआ है, मंथली बजट दिया हुआ है, कंपनी नेम, एनीथिंग, देन कैलेंडर भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा. और यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं एक्सेल के, आप यहाँ पर क्लिक कर कर कुछ बेसिक जो टॉपिक होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उनको डिटेल्स में यहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है. जो हम काम करेंगे लेकिन वो हम करेंगे ब्लैंक वर्कबुक के अंदर. तो मैं क्लिक कर रही हूँ इस पर. तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सेल. बेसिकली एक्सेल यूज़ किस लिए किया जाता है. एक्सेल यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी भी डेटा को मैनेज करना हो, डेटा को एनालाइज करना हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास है. बेसिकली डेटा मैनेजमेंट के लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं. उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा कैलकुलेशन करने के लिए ही एक्सेल का यूज़ किया जाता है. ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि आप देख सकते हैं. एक्सेल की जो ये शीट है कई सारे रोज़ और कॉलम से मिलकर बनी हुई है. तो एक्सेल का यूज़ डेटा के लिए किया जाता है, डेटा मैनेजमेंट, डेटा कैलकुलेशंस, डेटा एनालाइज. अगर आपको कुछ भी डेटा से रिलेटेड काम है तो आप एक्सेल के अंदर इजीली कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास है आज हमारी, तो इंट्रो से ही स्टार्ट करेंगे. तो जान लेते हैं ये सब चीज़ें क्या होती है, एक एक चीज़ का नाम सबसे पहले जान लेते हैं. जैसे कि टैब्स को डिक्लेयर कर थोड़ा हम समझा देते हैं कि टैब्स क्या वर्क करते हैं, किस तरीके से किस टैब का क्या वर्क है.
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके के आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, होम, इंसर्ट, ड्रो, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, देन हेल्प। ये होते हैं एक्सेल के अंदर टैब्स। हर एक टैब के अंदर अपने कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको हम रिबन्स बोलते हैं, इस तरीके के। ये भी हम डिटेल्स में एक एक चीज़ कवर करने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। अगर आपके पास सिलेबस अभी तक नहीं आया है तो मैं सेंड करूँगी आपको, कोशिश करूँ मैं इस क्लास के बाद आपको सिलेबस जो है सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। बेसिक फंक्शन से लेकर एडवांस फंक्शंस तक जाएंगे, जिसमें आपने देखा होगा अगर कोर्स के अंदर, जिसमें चैट जीपीटी यानी एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, वो भी हम क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ कई सारे एडवांस फंक्शन हैं जो कि डिफरेंट ऑफिस में, यानी जो ऑफिस 365 होता है उसके अंदर भी, और नॉर्मली ज़्यादातर जो लोग 2019 और 2016 ऑफिस यूज़ करते हैं उसके जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ भी ये हम क्लियर करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 एवरी क्लास में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे टैब्स होते हैं, मैंने आपको बताया, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रो, ये इन सभी को हम टैब बोलते हैं। तो हर टैब्स के अंदर अपने एक ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को हम इस तरीके से रिबन्स कह सकते हैं। और इस पूरे एरिया को मेन्यू बार बोलते हैं, मेन्यू बार, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ओके, अब मेन्यू बार के लिए भी हम, अगर हमें शो कर, आप डबल क्लिक कीजिए अगर होम टैब पर इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये जो मेन्यू बार है ये हाइड हो जाता है। वापस से डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा, यानी अनहाइड हो गया है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है जो कि है Ctrl+1। ओके, Ctrl+1 के थ्रू क्या होगा यहाँ पर, ये जो है आपको शो हो जाएंगे। लेकिन बेसिक जो शॉर्टकट कीज़ है वो मैं बताऊंगी आपको जब बेसिक शॉर्टकट कीज़ हम करेंगे, वो भी आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। उसके बाद ये आपके रिबन्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। देन उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। ओके, फॉर्मूला बार क्या वर्क करता है अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप कुछ भी टाइप करते हैं एक्सेल की शीट पर, मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, आपको इस तरीके से फॉर्मूला बार में दिख जाता है। ओके, अब यहाँ पर आपने किसी भी सेल के अंदर या किसी भी कॉलम के किसी भी रो के अंदर कोई भी फॉर्मूला जो है अप्लाई किया है वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर शो हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ = 34 + 45, देन एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 79 जो है वो आंसर आ गया है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार में क्या शो होगा, आप देख सकते हैं जो आपने इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया है वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर शो हो जाएगा। तो फॉर्मूला बार का वर्क यही है कि वो आपको फॉर्मूला जो है इस तरीके से शो कर देता है। आपका आंसर चाहे जो भी हो, उस आंसर के ऊपर क्या फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, क्या फंक्शन आपने अप्लाई किया है, वो आपको इस तरीके से फॉर्मूला बार के अंदर दिख जाता है, ठीक है। अब ये इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ओके, तो ये इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इन द सेंस कि अगर आप किसी भी सेल पर कर्सर रखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो है इस तरीके से कुछ आपको D5 H9 ये सब आपको शो हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। जहाँ पर भी आप कर्सर रखेंगे आपको नेम बॉक्स के अंदर इस तरीके से शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर सेल का हर एक नाम होता है जो यहाँ पर डिफाइन किया होता है। आप इसको अपने तरफ से भी कोई नाम दे सकते हैं, उसके लिए भी वो भी हम फंक्शंस और फॉर्मूला में यूज़ करते हैं ये चीज़ भी, कि किसी सेल को, कॉलम को या रेंज ऑफ सेल को आपको कोई नाम देना है तो उसके लिए हम नेम बॉक्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे अभी हम कौन सी सेल पर हैं, इसको हम बोलेंगे E3। तो आप देख सकते हैं नेम बॉक्स के अंदर यहाँ पर E3 जो है इस तरीके से आपको डिफाइन कर दिया जाएगा। यानी हर सेल का एक नाम है, वो इस तरीके से रो और कॉलम को जोड़कर यानी प्लस करके इस तरीके से एक जो नेम क्रिएट होता है वो आपको नेम बॉक्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। जैसे अभी मैं C4 पर हूँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं C4 पर, यहाँ पर C4 आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। C यानी जो C कॉलम है हमारा, और 4 यानी जो हमारी रो है। तो थोड़ा सा रो और कॉलम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो एक्सेल के अंदर जो हमारी रोज़ और कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। तो रोज़ होती हैं एक्सेल के अंदर 10,48,576। ओके, अब आप स्क्रॉल कर करके नीचे जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से देखने के लिए कि कितनी रोज़ हैं। तो उसके लिए भी शॉर्टकट की होती है, जो होती है कंट्रोल प्लस डाउन एरो आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट जो है आप जो लास्ट आपकी रो है उस पर आपका कर्सर मूव कर जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नंबर दिया हुआ है 10,48,576, 10,48,576। आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है नंबर दिख गया होगा। तो ये टोटल रोज़ होती हैं एक्सेल की एक शीट के अंदर। वापस से ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ आप अपर एरो प्रेस करेंगे तो आपको वापस से आपका कर्सर डायरेक्ट जो है अप साइड जो है वो मूव हो जाएगा। आपको बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली है। आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, देन उसके साथ आप नीचे चले जाएंगे। मैं दोबारा एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, कंट्रोल के साथ आप इस तरीके से अपर एरो प्रेस करेंगे तो आप वापस से जो फर्स्ट सेल है उस पर आपका कर्सर मूव कर जाएगा। अब ऐसे ही हमें कॉलम्स देखने हैं। कॉलम्स के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। आप डायरेक्ट जो सबसे लास्ट कॉलम होगा आपका कर्सर उसकी तरफ मूव कर जाएगा। कॉलम्स कितने होते हैं, यहाँ पर आपको कॉलम्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकली दिए हुए हैं। तो कॉलम्स की जो काउंटिंग होती है वो होती है 16,384, 16,384, 16,384 आपके टोटल जो है कॉलम्स होते हैं एक एक्सेल शीट के अंदर। वापस से हम इसको लेफ़्ट साइड, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट साइड प्रेस करूँगी लेफ़्ट एरो, तो आप देख सकते हैं कर्सर आपका जो है वो फर्स्ट सेल पर इस तरीके से आ गया। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने की, यहाँ से स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली क्या है मूव कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सेल्स और कॉलम्स के बारे में भी बता दिया है। और इन सभी सेल्स और कॉलम्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सेल्स का पता चल जाएगा कि आपके टोटल सेल्स कितने होते हैं। यहाँ पर ये जो है ये एक सेल है एक्सेल के अंदर। सेल्स का नेम हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो मैंने बता दिया है, यानी रो और कॉलम के साथ आप एक सेल का नेम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो इसका नाम होगा B1, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे एज अ B1 सेल। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम बॉक्स के अंदर भी एक नेम जो है डिफ़ाइन कर दिया जाता है, तो इसको B1 कहेंगे। अगर आपका कर्सर यहाँ है तो इसको बोलेंगे C9। तो फॉर्मूला के अंदर या फंक्शन के अंदर जब भी आप सिलेक्ट करते हैं कॉलम्स के अंदर की वैल्यू को, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हेलो रिद्धि, आप लोग काफ़ी लेट हो क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, तो प्लीज़ आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, आपकी फ़र्स्ट क्लास है। ओके, तो यहाँ पर हम नेम बॉक्स को थोड़ा समझ रहे थे, सेल्स का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ऐसे ही एक्सेल के अंदर यहाँ पर शीट्स जो आपको प्रोवाइड होती हैं, शीट्स कितनी होती हैं अब हम ये जान लेते हैं। शीट्स जो है एक्सेल के अंदर वो अनलिमिटेड होती हैं। यहाँ पर आप जितनी चाहे उतनी शीट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं इस तरीके से क्लिक कर कर। इसकी शॉर्टकट की भी होती है जो कि होती है Shift F11, जिससे आप न्यू शीट जो है ओपन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर किसी भी शीट को, जैसे कि आप कुछ भी टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर, कुछ भी आपने टाइप किया, सपोज़ कीजिए आपको नहीं चाहिए, तो जैसे कि Ctrl+Z की जो वर्क करती है, यानी अंडू जो है Ctrl+Z, जिससे आप कुछ भी बैक कर सकते हैं, अपना वर्क अंडू कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शीट को डिलीट करते हैं, किसी भी शीट को अगर आप डिलीट करते हैं तो ये जो Ctrl+Z है आपका शीट पे वर्क नहीं करेगा। यानी अगर आपने कोई भी शीट एक बार डिलीट कर दी तो वो वापस से नहीं आएगी, वो परमानेंटली जो है डिलीट हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर शीट्स आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, जितनी चाहे शीट्स जो है ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब ये जो है ये एक्सेल की एक वर्कशीट है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। जब ये सारी वर्कशीट को इंक्लूड करते हैं तो वो एक वर्कबुक होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब यहाँ पर हम ओपन करते हैं फर्स्ट में, तो वहाँ पर दिखाता है एक्सेल वर्कबुक। तो सभी शीट्स को इंक्लूड कर कर जो बनती है वो एक्सेल की वर्कबुक होती है, और एक सिंगल शीट जो होती है उसको वर्कशीट बोलते हैं हम, ठीक है। तो वर्कबुक क्या है? वर्कबुक है जब आप उसके अंदर कई सारी शीट जो है वो इंक्लूड हो जाती है, तो वो एक वर्कबुक जो है कहलाती है। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको चीज़ का बता दिया है, देन यहाँ पर मेन्यू बार का समझा दिया है कि ये मेन्यू बार इसको हम बोलते हैं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बार। इसके अंदर आप कोई भी फॉर्मूला जो है वो देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर इसको नेम बॉक्स कहते हैं हम। ओके, रोज़ और कॉलम्स के मैंने आपको बता दिए हैं कि कितने रोज़ होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। मैं दोबारा से एक बार बोल देती हूँ, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। रोज़ होते हैं एक्सेल के अंदर 10,48,576, और कॉलम्स होते हैं यहाँ पर 16,384। तो ये टोटल रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग सेल्स फाइंड कर सकते हैं कि टोटल सेल्स कितने हैं। यानी एक सेल, ये जिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ये एक्सेल का एक सेल है, ठीक है। इसको हम सेल बोलेंगे और इसको हम कॉलम बोलेंगे कि ये जिसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, ये पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो गया है। जब आप यहाँ से किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, लास्ट तक, यानी लास्ट तक जो है पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ओके, इस तरीके से ऐसे ही किसी भी रो को सिलेक्ट करेंगे तो वो भी पूरी की पूरी रो जो है वो लास्ट तक सिलेक्ट हो जाती है, अगर आप इन नंबर्स पे या फिर इन अल्फ़ाबेट्स पे इस तरीके से क्लिक कर कर रोज़ और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, आप कितना भी नीचे जाइए वो इस तरीके से पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इस तरीके का आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये नॉर्मल है, आप जानते होंगे। यहाँ से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं एक्सेल की शीट को। जो नॉर्मल होता है वो यहाँ पर 100 पर इस तरीके से होता है। आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर कर इस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर माइनस पे क्लिक कर कर जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं शीट को इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर अप डाउन स्क्रॉल करना है, देन लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना है, तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो नेक्स्ट शीट पर मूव करते हैं, थोड़ा सा बेसिक जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनकी तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कोर्स का नाम है वो बेसिक टू एडवांस एक्सेल है, तो आपको बेसिक चीज़ें भी एक्सेल के अंदर आनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं आता है, आप में से काफ़ी ऐसे होंगे जिनको बेसिक आता है, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो हम जानने के बाद भी हमें नहीं पता होती कि हाँ ये शॉर्टकट की ऐसे वर्क करती है या ये ऐसे होता है। तो आप लोग अगर जितना भी पढ़ें उतना कम है, तो हर चीज़ को जानना अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम बेसिक शॉर्टकट कीज़ के थ्रू ही शुरू करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ बताई थी, जैसे कि शिफ्ट F11, यहाँ पे उसके आगे लिखा हुआ भी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बेटर होगा आपके लिए। आप नोट डाउन करेंगे अगर हर चीज़ को, जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में क्या है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी प्रैक्टिस करने में। अब प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो अगली क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि मैम हमें समझ नहीं आया, आप एक बार वो डिस्कस कर लीजिए वापस से। अगर आप लोग वीडियो का वेट करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, देन नोट करेंगे, तो उसमें टाइम जाएगा आपका ही। तो यहाँ पर फर्स्ट शॉर्टकट की जो आपको दिख रही है वो है शिफ्ट F11। जैसे ही आप प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F11, तो यहाँ पर एक नई शीट जो है वो इंसर्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं जिस भी शीट पर आपका कर्सर हो है वहाँ पे ही एक नई शीट जो इस तरीके से इंसर्ट हो गई है, जैसे ही मैंने शिफ्ट F11 पे प्रेस किया। ओके, अब इसके आगे जो है अगली शॉर्टकट की है वो है Alt-I-R। ये किस लिए है? ये है इंसर्ट रो। यानी अगर आपको कोई भी रो इंसर्ट करनी है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना है, मैं भूल गई हूँ कुछ लिखना, तो मुझे अब याद आया, मैं क्या करूँगी, वापस इसको सिलेक्ट करूँगी, इसको नीचे की तरफ मूव करूँगी, लेकिन मुझे बहुत सारा डेटा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं प्रेस कर रही हूँ Alt-I-R। ये मैंने प्रेस किया, प्रेस करते ही आप देख सकते हैं एक रो जो है वो इंसर्ट हो गया है। ओके, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर कर प्रेस करती हूँ कंट्रोल के साथ माइनस, तो वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने पर वो रो जो आपने इंसर्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस रो पर, यानी जैसे मैंने आपको बताया, इससे क्या है, ये पूरा लास्ट तक इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है 3 पर क्लिक करने के बाद। अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, तब भी रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से। ओके, अगर कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी।
ऐसे ही हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर शॉर्टकट की दी हुई है। मैंने आपको 2 शॉर्टकट की बताई यहाँ पे, एक कंट्रोल प्लस और एक मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अगर आपको कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है, हम कॉलम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, उस कॉलम पर क्लिक करेंगे या कहीं भी इस तरीके से पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं सिलेक्ट करना तो आप इजीली कहीं पर कर्सर रख सकते हैं जहाँ पर आपको कॉलम इंसर्ट करना है और प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शॉर्टकट की यहाँ पर दी हुई है, जो कि है Alt+I+C। ओके, Alt+I+C से क्या हुआ, उसके साइड में ही एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हुआ है, इसको वापस से मुझे डिलीट करना है। मैं सिलेक्ट करूँगी और प्रेस करूँगी Ctrl-, तो ये आप देख सकते हैं ये कॉलम जो है वो आपका यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए ऐसे ही आप Ctrl+ से भी कर सकते हैं कॉलम इंसर्ट। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से कॉलम इंसर्ट जो है हो गया है पूरा का पूरा। अगर इसको मुझे वापस से डिलीट करना है तो Ctrl-, तो 2-3 शॉर्टकट कीज़ हैं इसकी, Alt+IR और Alt+IC। अब यहाँ पर जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ Alt, एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप, जैसे ही मैंने Alt प्रेस किया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ लेटर्स जो हैं वो आ गए हैं इस तरीके के। तो यहाँ पर ये लेटर्स क्या काम कर रहे हैं, इससे आप अपनी शॉर्टकट कीज़ जो है क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी करना है एक्सेल के अंदर। यहाँ पर मैंने प्रेस किया Alt के साथ आई प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैंने C प्रेस किया, तो वहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पर इस तरीके से जो आपको अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पर दिख जाते हैं Alt प्रेस करने के बाद। तो अगर मुझे इंसर्ट पे जाना है तो यहाँ पर N आप देख रहे हैं, मैं N पर जाऊँगी इस तरीके से। और अगर आपको यहाँ से कोई भी वर्क करना है आप कर सकते हैं। अगर मुझे यहीं पर होम पर ही रहना है तो Alt के साथ होम के लिए यहाँ पर H दिया हुआ है, H प्रेस करेंगे, H आ गया। अगर मुझे इस सेल पर बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर B दिया हुआ है, उसके बाद मैं प्रेस करूँगी B। ओके, B के बाद यहाँ पर मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो मैंने उसके बाद प्रेस किया A। तो आप देख सकते हैं इस सेल पर जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो गया है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस सेल पर। ठीक है, तो आप अपनी शॉर्टकट कीज़ जो है इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ प्रेस कर आप इजीली शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो मैंने अभी आपको बताया Ctrl+ और Ctrl-। आप इसके थ्रू भी इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल के साथ प्लस, तो यहाँ पर ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये यहाँ पर डायलॉग बॉक्स जो ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको 4 चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, 4 थिंग्स: शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो एंड देन एंटायर कॉलम। ये 4 चीज़ हैं आपके पास। इसका मतलब है कि शिफ्ट सेल्स राइट यानी आप क्या चाहते हैं, इस सेल, ये जो सेल है जिस पर मेरा कर्सर है वो राइट साइड मूव हो जाए, शिफ्ट हो जाए, और यहाँ पर जो एक सेल है वो नया एक सेल जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ओके करूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा था इसके अंदर यानी वो सेल था वो राइट साइड जो है वो शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर ये खाली हो गया, यानी इसको इंसर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक सेल जो है वो इंसर्ट हो गया है। वापस से Ctrl+ प्रेस कर रही हूँ। सेकंड है इसमें शिफ्ट सेल्स डाउन, ओके करेंगे तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं वो डाउन साइड जो है शिफ्ट हो गया है। जिस सेल पर कर्सर था ये उसी पे वर्क करेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर एंटायर रो। आप एंटायर रो पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एंटायर रो पर क्या होगा, जहाँ पर भी आपका कर्सर है वो मैटर नहीं करता कौन से सेल पर है, जहाँ पर भी आपने कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। आपको इस तरीके से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं पर भी कर्सर रखिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ प्लस, और साथ में वहाँ पे एंटायर रो का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आप वहाँ से इजीली क्या है वो इंसर्ट कर सकते हैं। मैं वापस से कर देती हूँ एक और रो। यहाँ पर लास्ट है कॉलम इंसर्ट करना है। कहीं पर भी आपका कर्सर होगा, इस बार कर्सर हम कहीं और रख देते हैं, Ctrl+ एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया है। इसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया Ctrl- प्रेस कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है Alt+V/Z। Alt+V/Z जूम आउट जूम इन करने के लिए यहाँ पर Alt+V/Z हम प्रेस करते हैं, Alt+V देन उसके बाद Z। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन का यहाँ इस तरीके से ऑप्शन आ गया। आप यहाँ से 200 आपको सिलेक्ट करना है, 100, 75, 50, 25 जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो कस्टम का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 130, ओके कर दिया तो ये 130 जो है इस तरीके से यहाँ पर जूम हो गया। आप नीचे भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये 130 है, इसका 130%। ओके, तो Alt+V
Z, जूम आउट जूम इन करने के लिए अगर आपको कस्टम करना है यानी अपने हिसाब से करना है, कोई भी आप यहाँ पर नंबर डालें, उतना वो जूम आउट हो जाए या उतना वो जूम इन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे और वो ईजिली उतना जूम आउट या जूम इन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 150। ओके, नेक्स्ट है इसके साथ कंट्रोल राइट। ये क्या काम करेगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी इससे पहले कि अगर आपको डायरेक्ट जो है लास्ट सेल पर मूव करना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो प्रेस करेंगे। डायरेक्ट आपको सबसे लास्ट वाले रो पर मूव करना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। अगर आपके पास डेटा है, मान लीजिए वो शीट हमारी खाली थी, अब यहाँ पर क्या है, आपके पास डेटा है, तो क्या अगर मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करती हूँ, वो पहले क्या करेगा, जितना आपका डेटा है उस डेटा के लास्ट सेल पर जाएगा। जब आप दोबारा प्रेस करेंगे दूसरी बारी में वो क्या होगा, लास्ट सेल पर मूव करेगा। अगर आपकी शीट जो है खाली है तो वो डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास डेटा है, मैं कंट्रोल के साथ अपर एरो प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, जितना आपका डेटा है पहले वो उस डेटा पर जाएगा, दोबारा जब आप प्रेस करेंगे यानी सेकेंड टाइम जब आप प्रेस करेंगे तब वो फर्स्ट वाले जो रो या कॉलम है उस पर मूव कर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ प्रेस करती हूँ, यहाँ पर क्लिक कर कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो देखिए पहले वो क्या हुआ, सेकंड वाले पर गया, सबसे पहले सेकंड वाले पर आपका कर्सर मूव होगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ राइट एरो, तब वो लास्ट वाले पे सेकंड टाइम में लास्ट वाले पे मूव करेगा। ठीक है, ये जब होगा जब अगर आपके पास डेटा है कोई भी शीट पर तो पहले वो डेटा पर होकर जाएगा, अगर कोई डेटा नहीं है तो डायरेक्ट मूव हो जाएगा। ओके, अब कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस क्या काम करता है, आपने किसी भी सेल पर कर्सर रखा, आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ स्पेस, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आपका ये जितने रो थे ये सिलेक्ट हो गए। ये इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वाला ये जो सेल है आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले तीनों कॉलम जो है वो मर्ज किए हुए हैं, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर ये मर्ज नहीं होता तो यहाँ पर अगर मैं इस सेल पर कर्सर रखती हूँ और अब प्रेस करती हूँ कंट्रोल के साथ स्पेस, तो पूरा का पूरा क्या हुआ, कॉलम जो है एंटायर कॉलम जो है वो पूरा आपका सिलेक्ट हो गया है लास्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों इसलिए सिलेक्ट हुए क्योंकि ये जो फर्स्ट वाले तीनों कॉलम है A B C, इसका जो फर्स्ट रो है मैंने यहाँ पर बेसिक शॉर्टकट की जहाँ पर टाइप किया हुआ है, इसको मैंने मर्ज किया हुआ था, इसलिए ये तीनों एक साथ क्या हुए, ठीक है, ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं अगर आपने इस तरीके से मर्ज किया हुआ है। लेकिन अगर आपने मर्ज नहीं किया हुआ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नीचे तक पूरा एंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया है। ऐसे ही शिफ्ट स्पेस में होता है, अगर यहाँ पर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ स्पेस तो पूरा रो यानी एंटायर रो जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा लास्ट तक, यानी जितनी होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो मैंने आपको बता दी है। कुछ और होती हैं, जैसे काफ़ी सारी होती हैं सिलेक्शन की शॉर्टकट कीज़। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर डाउन एरो प्रेस करती हूँ तो इस तरीके से आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मूव करना है तो इस तरीके से सिलेक्ट करना है। मान लीजिए तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ, मैंने कहीं भी किसी डेटा पर कर्सर रखा, प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट के साथ डाउन एरो एक एक करके सिलेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जितना आपको डेटा सिलेक्ट करना है। जी, कंट्रोल F1 मैंने बताया ही नहीं, मैं भूल गई, सॉरी। कंट्रोल F1 क्या है, रिबन, जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल F1 से जो आपके रिबन है ये हाइड और अनहाइड कर सकते हैं आप। अगर मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल F1 तो आप देख सकते हैं रिबन्स जो है वो यहाँ पर हाइड हो गए हैं। अगर आपको वापस से उनको लाना है तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F1, तो यहाँ पर आपके रिबन्स जो है वो आपको शो हो जाएंगे। ये आप डबल क्लिक कर भी कर सकते हैं, टैब पर वापस से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अनहाइड हो जाएंगे। और शॉर्टकट की है इसके लिए कंट्रोल F1। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल F1 की का, जो रिबन्स को शो करने के लिए यहाँ पर है। ये डबल क्लिक कर भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की का यूज़ कर भी कर सकते हैं, कंट्रोल फंक्शन और उसके साथ यहाँ पर F1 मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रिबन जो है आपके हाइड और अनहाइड हो रहे हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है
रो स्पेस मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। मैंने आपको ये बताया अभी कि अगर आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो आपका डेटा इस तरीके से एक एक कर वन बाय वन सिलेक्ट होता रहेगा। अगर आपको सारा डेटा एक बार में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कीजिए, आपका डेटा जो है वो एक ही बारी में इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर मुझे राइट साइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो राइट साइड हो जाएगा। अगर एक एक करके करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस कीजिए, जितना आपको एरिया सेलेक्ट करना है वो एक एक करके इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सिलेक्शन की शॉर्टकट कीज़ थी, कुछ रो इंसर्ट करने के लिए, शीट इंसर्ट करने के लिए कुछ बेसिक कीज़ थी यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर मैंने जो अभी तक इंट्रोडक्शन दिया है आपको एक्सेल का, कि यहाँ पर शीट्स के बारे में मैंने आपको बताया एक्सेल के अंदर आप कितनी शीट्स दे सकते हैं, शीट को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट के अंदर, मैं बताऊँगी आपको जैसे आगे हमारी क्लास होती रहेंगी, उसके अंदर ऑप्शन भी होता है यहाँ पर डिलीट का, इस तरीके से डिलीट शीट। नहीं तो आप किसी भी शीट पर राइट क्लिक करके उसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी तक आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने आपको यहाँ पर टैब्स वगैरह क्लियर किए हैं कि किस टैब का किस तरीके से आप इनको क्या कहते हैं, नाम क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या है, नेम बॉक्स क्या है, देन सेल्स और रोज़ कितने होते हैं, कॉलम्स, और यहाँ पर शीट्स कितनी आप ले सकते हैं, किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ जो थी वो मैंने आपको अभी तक यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी रिपीट करना है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ आप रिपीट कर दीजिए कोई भी शॉर्टकट की जो आपको समझ में नहीं आई है। उसके बाद हम कुछ एक्सेल के बेसिक फंक्शंस फॉर्मूलाज वो यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं। कुछ बेसिक फंक्शन से आज मैं शुरू कर दूँगी, आपकी क्लास फर्स्ट क्लास है तो बेसिक फंक्शन ही हम सीखेंगे यहाँ पर। इंसर्ट कॉलम, ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, इंसर्ट कॉलम एक बार फिर से। जी 2013 है अगर आपके पास तो इसमें काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ ऐसी हैं जो वर्क कर जाएंगी बिल्कुल। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये 2013 आपके पास है तो एक्सेल, तो बिल्कुल कुछ शॉर्टकट कीज़, काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं इसमें जो वर्क करेंगी। आई थिंक मोस्टली है जो वर्क करेंगी, नो प्रॉब्लम। ये बेसिक इसलिए है क्योंकि ये इनका यूज़ बेसिकली जो हम करते हैं वो नॉर्मल यहाँ पर शॉर्टकट की है। नहीं तो यहाँ पर आपको इंसर्ट के अंदर भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं सेल्स इंसर्ट करने के, रोज़ इंसर्ट करने के, तो यहाँ पर ये वर्क करेंगी आई थिंक आपके एक्सेल 2013 के अंदर भी। इंसर्ट कॉलम के लिए यहाँ पर मैंने प्रेस किया, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं यहाँ पर आप इंसर्ट कॉलम के लिए। फर्स्ट तो प्रेस कर सकते हैं Alt+I+C, तब भी कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस, ओके। कंट्रोल प्लस के साथ भी आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस और यहाँ पर क्लिक करेंगे एंटायर कॉलम, तो जिस सेल पर आपका कर्सर होगा उसके साइड में यहाँ पर एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और नहीं तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट कॉलम का आपको इस तरीके से ऑप्शन दिख जाता है, आप वहाँ पे भी एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इंसर्ट सेल्स है, यहाँ पर वापस से ये डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो जाएगा, जिसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है कंट्रोल प्लस, ये इस बॉक्स को ओपन करने के लिए ही है। यहाँ पर आप एंटायर कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। ओके जी शौविक, आपकी 2013 एक्सेल पर भी ये शॉर्टकट कीज़ वर्क करेंगी। अगर कुछ नहीं करती हैं, वैसे मोस्टली मैंने बहुत ही बेसिक बताई हैं, ये बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, ज़्यादातर इसमें से वर्क करेंगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम बेसिक फार्मूलाज। जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप नोटिस कर रहे होंगे मैं बार बार फार्मूलाज फंक्शन बोल रही हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए फॉर्मूलाज फंक्शन हम बोल देते हैं कि फॉर्मूला है, फंक्शन है, कोई बात नहीं, बोल देते हैं बेसिकली, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ इस तरीके से, मैंने 2 सेल्स के अंदर नंबर लिए कुछ, यहाँ पर मैंने लिया 56,
देन नेक्स्ट सेल के अंदर मैंने नंबर लिया यहाँ पे 45। ओके, अब मैं इनका प्लस करूँगी, इक्वल्स टू 56, देन यहाँ पर प्लस और 45। इस तरीके से मैंने इनका प्लस किया। तो ये क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला हुआ। यानी अगर आपने इस तरीके से किसी भी मैथमेटिकल सिंबल का यूज़ किया है या फिर इस तरीके से अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी अप्लाई किया है, यानी अपनी कैलकुलेशन लगाई है, आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं या डिवीजन करते हैं इस तरीके से, यानी स्लैश का साइन लगा के, जो कि स्लैश होता है उसका साइन लगा के डिवीजन करते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये फॉर्मूला कहलाता है। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं जो एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सम करना चाहती हूँ कुछ नंबर्स का, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इज इक्वल्स टू सम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पे मुझे सम का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी दिख गया है, उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दे दिया गया है, एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं और फॉर्मूलाज जो हम अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं, अपनी तरफ से लगाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है आप फॉर्मूला या फंक्शन ही बोलें, लेकिन मैं आपको डिफरेंस इसके अंदर समझाना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है, इनके अंदर डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल होता है। फॉर्मूला ये है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 56 और 45 आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ पर क्या दिखाएगा, D14 और E14। जब भी आप किसी फॉर्मूला या फंक्शन के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर का वो आपको कंटेंट नहीं शो करता, यानी क्या आपने उसके अंदर लिया है, कौन सा डेटा लिया है, वो उसके अंदर आपको क्या शो करता है, जो भी आपने यानी सेल, जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया है उस सेल का नाम आपको यहाँ पर शो करेगा। यानी D14 आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कौन से सेल पर हैं। अगर आपसे मैं नाम पूछना चाहूँ किसी भी सेल का, तो यहाँ पर आप हैं D14 सेल पर, आप यहाँ पर है तो D14 और सेकेंड है E14। तो इस तरीके से नेम के थ्रू एक्सेल यहाँ पर इस तरीके से कैच करता है सेल्स को। ओके, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला फंक्शन में डिफरेंस समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला और फंक्शंस का जो है ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर एक शीट दिख रही होगी, इस तरीके की मार्कशीट दिख रही है कुछ स्टूडेंट्स की। ओके, तो ये मार्कशीट यहाँ पर ऑलरेडी है, दी हुई है, लेकिन मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी क्योंकि इसमें एक एक चीज़ जो है हम यहाँ पर वो निकालने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट वाइज उनके मार्क्स हैं और टोटल यहाँ पर निकाला हुआ है जो कि सम फंक्शन का ही यूज़ है। देन मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज और यहाँ पर परसेंटेज और रिजल्ट। तो ये मार्कशीट करने के लिए जो भी फंक्शंस का यूज़ होने वाला है वो आज हम सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, देन सेकंड कॉलम में यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम, ओके। थर्ड कॉलम में यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरीके से सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, एंड थर्ड में यहाँ पर सब्जेक्ट 3 के मार्क्स और टोटल, यानी यहाँ पर इनका हम सम निकालेंगे तीनों सब्जेक्ट्स का। मैक्सिमम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, ये मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर हम किस फंक्शंस के थ्रू निकालते हैं वो भी देखेंगे। मिनिमम, मिनिमम के लिए भी यहाँ पर मैंने MIN शॉर्ट में लिखा है। काउंट और एवरेज, देन परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर ये हम देखने वाले हैं स्टूडेंट के जो मार्क्स है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट ऑफ द नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज और परसेंटेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके कॉलम्स हैं इस तरीके से क्या है, काफ़ी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा, तो आपको यहाँ पर कॉलम विड्थ जो है अरेंज करनी होती है बार बार। तो इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉलम विड्थ को अरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यानी जितना कंटेंट है, तो मैं इन सारी हेडिंग्स को इस तरीके से सिलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्रेस किया Alt+HOI, तो आप देख सकते हैं जितना डेटा है, जितना उसके अंदर कंटेंट है, उस हिसाब से क्या हुआ, वो कॉलम उतने ही अपने आप ही ऑटो फिट हो गए। ऑटो फिट विड्थ के लिए यहाँ पर मैंने प्रेस किया, वापस से मैं आपको सिखा देती हूँ क्या किया मैंने। पहले इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से एक एक करके करेंगे काफ़ी टाइम जाएगा। शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने प्रेस किया Alt+HOI। ठीक है, Alt+HOI मैंने प्रेस किया ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए, जिसको हम बोलते हैं, जिसका ऑप्शन आपको यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर भी मिल जाता है इस तरीके से, ऑटो फिट कॉलम विड्थ।
शॉर्टकट की है इसकी Alt+HOI, जिसके थ्रू आप यहाँ से कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं जितना डेटा उसके अंदर है। तो सीरियल नंबर डाल देते हैं कुछ यहाँ पर। अब सीरियल नंबर डालने के भी काफ़ी तरीके होते हैं। अगर यहाँ पर आप 1 2 प्रेस करेंगे, नॉर्मली ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर आपके सीरियल नंबर इस तरीके से आ जाएंगे, जितने भी आपको सीरियल नंबर चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका है, यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर प्रेस करते हैं 1, उसके बाद यहाँ पर होम के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है फिल। इस तरीके से फिल का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, देन सीरीज़ पर जाएंगे। सीरीज़ पर जाने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ कॉलम्स पे, क्योंकि मुझे जो नंबर्स फिल करने हैं वो कॉलम वाइज करने हैं। कॉलम पे क्लिक करेंगे। स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू आपको डालनी होती है। स्टेप वैल्यू यानी आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए। 8 तक मुझे चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 8 तक यहाँ पर आपके सीरियल नंबर अप्लाई हो गए हैं। आप चाहे तो इसके थ्रू 100 तक भी ले सकते हैं। दोबारा एक बार बता देती हूँ मैंने कैसे किया ये। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, कर्सर रखा उसके ऊपर, उसके बाद फिल पर क्लिक किया। फिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीरीज़ पर जाएंगे। सीरीज़ पर जाने के बाद अगर मैंने आपको कॉलम बताया, अगर आप रो पे क्लिक रहने देते हैं तो देखिए क्या होता है। स्टेप वैल्यू में ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं होता तो आप यहाँ पर टाइप कर देते हैं। और यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ 10 टाइप कर रही हूँ, ओके कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, ये रो वाइज जो है, अगर आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम वाइज आपके नंबर्स जो हैं वो सीरीज़ में फिल हो जाएंगे। अगर आप रोज़ पे क्लिक करेंगे तो नंबर्स आपके इस तरीके से ऐसे जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है, यहाँ पर 1 मैंने 1 डाला, उसको नीचे ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने पर क्या है, देखिए आप 1 ही हमें शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो फिल ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चेक कर देंगे फिल सीरीज़। फिल सीरीज़ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए क्या हुआ, नंबर्स आपके इस तरीके से किस तरीके से आ गए, एक सीरीज़ में आ गए, नहीं 1 से लेके 7 तक यहाँ पर आपके नंबर जो है वो फिल हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीक़ों से आपको यहाँ पर सीरियल नंबर डालने सिखाए कि पहला आप 1 2 डालिए, 1 2 डालने के बाद उसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, आपके नंबर आ जाएंगे। दूसरा 1 यहाँ पे टाइप कीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर फिल सीरीज़ पर जाइए, फिल पर जाइए, यहाँ से सीरीज़ का आपको ऑप्शन दिखेगा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से आप रोज़ में आपको फिल करने हैं तो आप रोज़ पे क्लिक कर सकते हैं, कॉलम में फिल करने हैं तो कॉलम में फिल कर सकते हैं, और यहाँ से स्टेप वैल्यू देन स्टॉप वैल्यू डालकर अपने नंबर को फिल कर सकते हैं जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए। आप यहाँ से 100 तक 1000 तक आपको नहीं ड्रैग करना, नहीं फिल करना, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1000 डालिए। स्टॉप वैल्यू के अंदर आपके 1000 तक नंबर जो है वो फिल हो जाएंगे। और दूसरा मैंने 1 टाइप किया, उसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद इस पर क्लिक किया और यहाँ पर फिल सीरीज़ पे क्लिक कर दिया, तो सीरीज़ में जो नंबर है वो फिल हो गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स ले रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 मुझे मार्क्स डालने हैं। अब मार्क्स डालेंगे कुछ रैंडम, कोई मेरे पास मार्कशीट नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे नंबर जो है वो रैंडमली डालने हैं, यानी जो मार्क्स मैं एंटर करने वाली हूँ वो रैंडमली ही डालूंगी। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसा डेटा तैयार करना है जिसमें आप कुछ भी रैंडम नंबर उठाकर डाल दें, तो उसके लिए आपको नंबर एक एक करके इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। उसके लिए भी एक फंक्शन होता है। सबसे पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आपको वो नंबर फिल करने हैं। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपना फॉर्मूला फंक्शन कह लीजिए, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। ये फंक्शन क्या काम करता है, रैंड बिटवीन फंक्शन, जिससे आप कोई भी यहाँ पर रैंडमली नंबर इंसर्ट करवा सकते हैं, डलवा सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा बॉटम, बॉटम यानी आपको जो नंबर है वो कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नंबर 15 से लेकर कॉमा टॉप कहाँ तक, 100 तक, यानी 100 तक मुझे मार्क्स चाहिए। कुछ स्टूडेंट की मार्कशीट मैं यहाँ पर बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ब्रैकेट को बंद किया। ब्रैकेट बंद करने के बाद प्रेस किया कंट्रोल एंटर। देखिए कंट्रोल एंटर क्या काम करता है, अगर आपको कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला किसी भी एरिया पर एक साथ फिल करना है तो आप सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपने फंक्शन अप्लाई किया, आपको सभी में फिल करना है। आप सीधा एंटर नहीं प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने पर क्या होगा, वो एक में ही फिल होगा। आपको सभी में फिल करना है तो कंट्रोल एंटर आप प्रेस करेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करती हूँ, डिलीट कर देते हैं इसको, वापस से अप्लाई करते हैं, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, बॉटम में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 15 कॉमा, और यहाँ पर टॉप में मैं डाल रही हूँ 100। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया,
ब्रैकेट बंद करने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखिए क्या हुआ, सिर्फ एक में ही फिल हुआ। कंट्रोल के साथ एंटर के साथ ही आप क्या करेंगे, सभी में फिल कर सकते हैं। अब मुझे ये फंक्शन डाउन साइड फिल करना है और राइट साइड भी फिल करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला आप डाउन साइड जो है वो फिल कर सकते हैं, और कंट्रोल आर से राइट साइड फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर आप करना भूल गए तो एंटर आपने प्रेस किया तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डाउन साइड आप कोई भी फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं, और कंट्रोल आर से राइट साइड जो है कोई भी फॉर्मूला फंक्शन आप फिल कर सकते हैं। आपको ड्रैग इस तरीके से ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे उसको और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। जो फर्स्ट सेल पर आपने फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई किया होगा वो डाउन साइड फिल हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं टोटल निकाल रही हूँ यानी सम निकाल रही हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं डिफरेंट तरीके से। या तो आप टाइप कर सकते हैं इज इक्वल्स टू सम, नहीं तो होम के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो सम का। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑटो सम का। यहाँ पर आपके बेसिक फंक्शन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं, यानी सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिक ही उसने सम कर दिया और रेंज भी अपने आप सिलेक्ट कर ली। तो एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल निकल कर आ गए हैं। इस जहाँ पर भी फिल करना है आप सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, तो सभी में वो फंक्शन जो है वो फिल हो गया है। ठीक है, अगर आपको मैनुअली टाइप करके करना है, आपको अपने हिसाब से रेंज सेलेक्ट करनी है, तो इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे और नंबर 1 यानी जो भी रेंज है नंबर्स की उसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए एक और तरीका बता देती हूँ। आप डाउन इस तरीके से जाएंगे फर्स्ट सेल पर और शिफ्ट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस कर ब्रैकेट को बंद करेंगे। बंद करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो है ये निकल कर आ गया है टोटल। इसको ड्रैग करना चाहे ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, वो डाउन साइड जो है वो फिल हो जाएगा। मैक्सिमम अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, आपको टोटल समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर मुझे इसको कंट्रोल एंटर से करना है तो मैं कैसे करूँगी वो भी दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ऑन, रेंज में सिलेक्ट कर लेंगे तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स, एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं ये 3 सब्जेक्ट्स के। ब्रैकेट को बंद किया, अब प्रेस किया कंट्रोल एंटर। देखिए मैंने एंटर नहीं किया, से पहले सिलेक्ट किया, वापस से कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो क्या हुआ, वो फॉर्मूला अपने आप फिल हो गया उतने एरिया में जितने एरिया को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था फॉर्मूला पुटअप करने से पहले। डन। सेकंड है इसके अंदर मैक्सिमम। मैक्सिमम यहाँ पर का फंक्शन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, देख सकते हैं आप। मैक्सिमम क्या करेगा, जो भी आपने रेंज ऑफ सेल यानी जिसमें आपने नंबर्स डाले हैं, आपने सिलेक्ट किया है, उसके अंदर से जो भी सबसे मैक्सिमम आपके नंबर होंगे उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर दिखा देगा। कैसे देखते हैं, चलिए। इज इक्वल्स टू मैक्स, अप्लाई किया, ब्रैकेट ऑन किया। देखिए जब भी आप कोई फंक्शन, कोई फॉर्मूला, मतलब कोई भी फंक्शन आप अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है कि वो वर्क क्या करता है। जैसे यहाँ लिखा है रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आप टेक्स्ट को नहीं सिलेक्ट कर सकते, लॉजिकल वैल्यूज़ को नहीं सिलेक्ट कर सकते। जो भी आपने नंबर सेलेक्ट किए हैं उन नंबर्स के अंदर से जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा वो उसको आपको निकाल कर दे देगा। यहाँ पर भी हम इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जैसे ही मैं यहाँ पे बार बार कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कुछ भी फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बार बार इन वैल्यूज़ के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर मिनिमम का आपको लगा के दिखा देती हूँ। इज इक्वल्स टू MIN, मैंने मिनिमम का फंक्शन यहाँ पर अप्लाई किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं बार बार इन नंबर्स में चेंज हो रहा है। अब रैंड बिटवीन फंक्शन में एक प्रॉब्लम आती है, वो वैसे अच्छा फंक्शन है लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप उस फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप बार बार एंटर प्रेस करेंगे और या फिर आप कोई चेंज कर रहे हैं किसी नंबर में, तो वो वैल्यूज़ अपने आप जो है रिपीटेटिवली चेंज होती रहती है, यानी अपने आप ही चेंज होती रहती है वैल्यूज। जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं या वैल्यू के अंदर कोई चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे फंक्शन जो है मैंने अप्लाई किया, मैं एंटर करती हूँ, देखिए क्या है, जो आपके नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए भी एक तरीका है, जो ये नंबर्स बार बार चेंज ना हो, यहाँ पर जितने नंबर हैं वो उस तरीके से एक ही बारे में टिके रह जाएं। सिलेक्ट किया सारे नंबर्स को,
कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब जैसे एक चीज़ पहले नोटिस कर लीजिए उससे पहले कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, किसी भी सेल को जिस पे फंक्शन अप्लाई है, तो फॉर्मूला बार में क्या है, यहाँ पर नंबर है, लेकिन फॉर्मूला बार में क्या है, उसका जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, जो फंक्शन उस पर अप्लाई किया है वो दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है रैंड बिटवीन, और रेंज आपने जो सिलेक्ट की है यानी 15 से 100 के बीच में आपने सिलेक्ट किया नंबर, वो आपको शो कर रहा है। तो फॉर्मूला बार का काम ही यही है कि आपने जिस भी सेल पर कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपको शो कर देता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैक्स का अप्लाई किया है, अब यहाँ पर देखकर तो नहीं पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है, लेकिन वो चेक आप कहाँ कर सकते हैं, उसको आप इस तरीके से फॉर्मूला बार के अंदर चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ जिससे बार बार ये नंबर चेंज ना हो, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप उन नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिख जाएंगे कुछ। ये पेज स्पेशल के ऑप्शन है, जब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे मैं समझाऊंगी आपको ये कैसे वर्क करता है। इसमें एक ऑप्शन दिखेगा पेस्ट एज अ वैल्यू, वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर वैल्यूज़। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, पहले आपने डेटा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा वैल्यूज़ का, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, यानी जो भी आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को जिस पे आपने फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई किया हुआ है उसको एज अ वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं तो वहाँ से वो फंक्शन हट जाता है। अब देखिए फॉर्मूला बार में आपको फंक्शन दिख रहा है, रैंड बिटवीन का नहीं। अब ये क्या है, ये सिर्फ वैल्यूज़ रह गई हैं, जो इसके अंदर मैंने पुटअप किया था रैंड बिटवीन का फंक्शन वो इस पर से रिमूव हो गया है। दोबारा आपको करके दिखा देती हूँ, कंट्रोल Z कर देते हैं। कैसे मैंने किया, सबसे पहले जिस पर भी आपने फंक्शन अप्लाई किया है उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको चाहिए कि मेरा काम हो गया, मैंने क्या किया, फंक्शन के थ्रू अपना आंसर निकाल लिया किसी भी चीज़ पर से। अब मुझे क्या करना है, कोई वो फंक्शन देख ना पाए या कुछ भी मेरे को चेंज नहीं करना उसके अंदर, जिससे बार बार क्लिक हो जाता है ना फंक्शन के अंदर, तो क्या दिक्कत आती है, किसी सेल पर आपने क्लिक कर दिया, आपका काम हो गया, लेकिन आप किसी सेल पर गलती से क्लिक हो गया तो कोई और रेंज वो सिलेक्ट कर लेता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एज अ वैल्यू में पेस्ट करने का, इसको आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब ये सिर्फ वैल्यूज़ रह गई हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ जैसे हम नॉर्मली इंसर्ट करते हैं टाइप कर कर। इस पर से फंक्शन के थ्रू मैंने अप्लाई की थी, कोई नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में कोई फंक्शन नहीं है। आप डबल क्लिक कर कर देख सकते हैं, इस पर कोई भी फंक्शन इस पर अब अप्लाइड नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं वॉइस में किसी चीज़ में? ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। डन। तो यहाँ पर मिनिमम हम कर रहे थे, यहाँ पर मिनिमम के लिए मैंने फंक्शन अप्लाई किया था MIN मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए हम MAX का यूज़ करते हैं और मिनिमम के लिए MIN का यूज़ करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये भी जो भी आपने यहाँ पर अप्लाई किया था वो पूरा फॉर्मूला नीचे की तरफ फिल हो गया है। बट मैंने आपको दो तरीक़ों से बता दिया है कि अगर आप माउस का यूज़ नहीं करते हैं, आप कीबोर्ड डायरेक्ट लैपटॉप से काम कर रहे हैं, आप ऐसे यूज़ करते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो डाउन साइड जो है आपका, जो भी आपने फर्स्ट सेल के अंदर फॉर्मूला या फंक्शन पुटअप किया है वो डाउन साइड फिल हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर काउंट के लिए यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू काउंट, यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ। काउंट फंक्शन क्या काम करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। अब काउंट फंक्शन क्या करता है, उस नंबर ऑफ रेंज को सिलेक्ट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये काउंट करके देगा ये कितने सेल्स हैं, ठीक है, यानी ये कितने सेल हैं 1 2 3, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं सेल्स के आंसर देता है जिसमें नंबर्स होते हैं। अगर आप ये वर्क टेक्स्ट पे करेंगे तो ये टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर काउंट का फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, ब्रैकेट को बंद करती हूँ, ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करती हूँ तो यहाँ पर 3 दिखाएगा आपको। सभी जगह सभी मैंने 3 ही सिलेक्ट किया है, ये सभी रेंज 3 की है तो यहाँ पर सभी में 3 दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ABCDEF, यहाँ पर काउंट फंक्शन अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सभी इनको सिलेक्ट करेंगे जो भी आपके ये नेम ऑफ द स्टूडेंट है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है मैंने। ये लेटर्स हैं, आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो क्या दिखाएगा 0। तो काउंट फंक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, काउंट फंक्शन उन्हीं सेल्स पर काम करेगा जिन सेल्स के अंदर नंबर वैल्यू है, कभी भी टेक्स्ट वैल्यू पे वो वर्क करेगा ही नहीं।
तो इसका यूज़ आप किसी भी टेक्स्ट वैल्यू पर नहीं कर सकते, आप उन सेल्स पर कर सकते हैं जिनके अंदर नंबर वैल्यूज़ है। वो आपको सेल्स काउंट करके देगा कि वो कितने सेल हैं, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर एक और सेल सेलेक्ट करती हूँ, वो आपको यहाँ पर आपका आंसर 4 निकाल कर देता, यानी 4। ओके, अब यहाँ पर काउंट फंक्शन के थ्रू मैंने निकाल लिया यहाँ पर 3 3 3। ठीक है, जो भी हम फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हमेशा फर्स्ट सेल पर अप्लाई करते हैं, और जो भी उसमें रेंज सेलेक्ट करते हैं, यानी जो भी आप कई बार लुकअप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोई भी लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो हमेशा वो फर्स्ट वैल्यू ही होती है, यानी फर्स्ट रो में जो भी फर्स्ट सेल के अंदर वैल्यू होती है आप उसी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप उस फंक्शन को ड्रैग करते हैं वो ऑटोमेटिक सबके अंदर ले लेता है। तो इसलिए अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आप ये पूछना चाहते हैं कि हम हमेशा पहले वाले को ही सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले के थ्रू वो सभी के आंसर निकाल देता है। आप हमेशा फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट करेंगे, कोई भी और वैल्यू उठाएंगे नहीं, किसी और वैल्यू को पे क्लिक नहीं करेंगे, हमेशा फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट के बिहाफ पर वो आपको बाकी सभी के आंसर्स जो है वो निकाल कर दे देता है। अब यहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज के लिए भी फंक्शन होता है एवरेज। इस तरीके से ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आ गई है सभी की, एवरेज जो है वो निकल कर आ गई है। जो एवरेज मार्क्स हैं कितने बने हैं वो यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ। परसेंटेज के लिए कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन परसेंटेज जो है हम यहाँ से मैनुअली निकाल सकते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके। कैसे? इज इक्वल्स टू जो भी टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय आउट ऑफ, यानी कितने में से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जब सिलेक्ट किया था इनको रैंड बिटवीन फंक्शन में, तो मैंने यहाँ पर 15 से 100 के बीच में लिया था, यानी मेरे सभी सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। तो 3 सब्जेक्ट हैं तो टोटल कितने हुए 300 डिवाइडेड बाय 300। यहाँ पर मैं परसेंटेज काउंट कर रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे हम बचपन में निकाला करते थे परसेंटेज ईजिली, यहाँ पर वही फॉर्मूला मैं मैनुअली जो है टाइप कर रही हूँ, इसके लिए कोई फंक्शन नहीं होता ऐसा। एंटर करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो निकल कर आ गई है। अब देखिए आपको यहाँ पर देखने में जो है एवरेज और परसेंटेज सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन ये सिमिलर नहीं होते हैं कभी भी। एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस होता है, क्यों? क्योंकि जो एवरेज आपको निकाल कर दे रहा है वो इन तीनों सब्जेक्ट्स की एवरेज निकाल कर दे रहा है, उसमें वो टोटल आउट ऑफ मार्क्स जो है कंक्लूड नहीं करता। अब यहाँ पर जो है परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज के अंदर अगर आपके किसी सब्जेक्ट के मार्क्स कम ज़्यादा है, अगर सपोज कीजिए कि आपका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो 150 का है, यहाँ पर सभी तीनों बाकी दो 100 के हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके टोटल जो आउट ऑफ मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 350 हो जाएंगे। ठीक है, तो 350 होने के बाद क्या होगा, इसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो एवरेज उतनी ही रहेगी लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि एवरेज जो है वो सिर्फ इनके बिहाफ पर आपको एवरेज निकाल कर दे रहा है। एवरेज क्या होता है कि जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स के जो भी टोटल नंबर हैं डिवाइडेड बाय वो कितने सब्जेक्ट्स हैं, उस तरीके से आप एवरेज काउंट करते हैं। और परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, जो भी आपके टोटल नंबर है देन आउट ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पर मैंने 300 ही लिए हैं, 100 ही लिए हैं सभी के मार्क्स, तो इसलिए सिमिलर है। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स बढ़ा देती हूँ, यानी 150 कर देती हूँ, यहाँ पर मैं 350 कर देती हूँ, तो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एवरेज, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, सम, ये कुछ बेसिक फंक्शन और फॉर्मूला एक्सेल के अंदर सीख लिए हैं। अब आप कहेंगे कि इनका यूज़ हम मार्कशीट में ही कर सकते हैं, नहीं, आप इनका यूज़ काफ़ी सारी जगह कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है, काफ़ी सारी रेंज का डेटा है कोई भी ऐसा, तो सिचुएशन में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेसिक फंक्शन है एक्सेल के, ये काफ़ी एडवांस फंक्शन भी होते हैं, वो भी हम सीखेंगे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने सिर्फ बेसिक फंक्शन ही सीखे हैं, इसके साथ मैं आपको इसके अंदर रिजल्ट भी निकालना बताऊँगी। उससे पहले कुछ भी रिपीट करना है तो आप मुझे बता दीजिए कि आप मैम रिपीट कर दीजिए, ये हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उसको रिपीट कर दूँगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं माइक्रोफोन आपके ऑन कर रही हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी इससे रिलेटेड, बेसिक फंक्शन से रिलेटेड। जी, मैं बिल्कुल रैंडम फंक्शन जो मैंने अप्लाई किया है, रैंड बिटवीन फंक्शन जिसे हम बोलते हैं वैल्यूज़ के अंदर, उसको हम कैसे फिक्स करते हैं बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ, वापस से रिपीट कर देती हूँ।
यस गौरव, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की जो वीडियो है, ये आज की वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है, पूरी क्लास आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी। आप, मैं जो बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप घर जाकर क्या है, सॉरी, आप बाद में क्या है कि इस रिकॉर्डिंग लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आप उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हाँ, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं रैंड बिटवीन फंक्शन को मैंने इस तरीके से कैसे फिक्स किया है कि वैल्यूज़ में कोई चेंज ना हो, वो रिपीट कर दीजिए। मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, वापस से रैंड बिटवीन फंक्शन जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, बॉटम में जो भी आपको मार्क्स चाहिए 1 से 100 भी डाल सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है 15 ही डालें। मैं यहाँ पर 15 ले रही हूँ कि कम से कम कोई स्टूडेंट किसी के 15 मिनिमम तो होने चाहिए, 1 तो बहुत ज़्यादा लो स्कोर हो जाएगा। इसके साथ मैंने प्रेस किया कंट्रोल एंटर सभी में फिल करने के लिए। ओके, अब जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करते हैं कोई भी फॉर्मूला फंक्शन पे, आप इस तरीके से एंटर करेंगे, बार बार वैल्यूज़ जो है चेंज होती रहती हैं। आपको फिक्स करना है कि ये वैल्यूज़ चेंज ना हो, उसके लिए सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद किसी चीज़ को आप कॉपी करते हैं, एक तो होता है नॉर्मली पेस्ट करना, ठीक है। मैं चाहूँ तो उसको बाहर भी पेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसको वापस से इसी डेटा के अंदर पेस्ट कर रही हूँ। यहीं पर मैं बाहर क्लिक नहीं कर रही हूँ, यहीं पर इसलिए पेस्ट कर रही हूँ ताकि जो वैल्यूज़ है वो यहीं की यहीं रह जाएँ, कहीं बाहर ना जाएँ। तो यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं ये वही है, लेकिन इसके अंदर जो मैं यूज़ कर रही हूँ राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शंस, ये पेस्ट ऑप्शंस मैं आपको समझाऊंगी, आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, जिसको पेस्ट स्पेशल भी कहते हैं, कि आप कितने तरीक़ों से किसी भी डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट नॉर्मल नहीं होता, कॉपी पेस्ट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, मैं इसको यहीं पर पेस्ट कर रही हूँ। अगर आप कहीं बाहर क्लिक कर देंगे तो वो किसी और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको जो पेस्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ वैल्यूज़ के अंदर। ये पेस्ट का ऑप्शन है। वैल्यूज़ का मतलब ये है कि जो भी उस पर फंक्शन फॉर्मूला कुछ भी अप्लाई है वो हट जाएगा, वो सिर्फ वैल्यू रह जाएगी। जैसे आपने मैन्युअली कोई भी वैल्यूज़ के अंदर डाली है, देखिए 46, 45, 17, 71, कोई भी फॉर्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा इस सिचुएशन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको समझ नहीं आता है तो डोंट वरी, आप मुझसे क्लास के लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने कॉपी नहीं किया है, जब तक आप कॉपी नहीं करते तो पेस्ट के ऑप्शन नहीं आएंगे। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको एज अ वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। ऑलरेडी वैल्यू के अंदर पेस्ट है तो इसको ज़रूरत नहीं है आप करने की। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमने मार्कशीट तैयार कर दी है, एवरेज निकाल ली है, परसेंटेज निकाल ली है स्टूडेंट की। अब बारी है रिजल्ट की। अब हमें उसका रिजल्ट निकालना है कि हम रिजल्ट कैसे उसका निकाल सकते हैं, यानी कौन स्टूडेंट पास है और कौन स्टूडेंट जो है वो फेल है, वो मुझे निकालना है। तो उसके लिए जिस फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ मैं वो है इफ़ फंक्शन। तो यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा। ओके, इज इक्वल्स टू इफ। अब इफ फंक्शन क्या काम करता है, देखिए साइड में लिखा हुआ आ रहा है, चेक्स वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। यानी आप जो भी कंडीशन यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर कंडीशन डालेंगे वो चेक करेगा आपकी कंडीशन से। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो आपने ट्रू के अंदर वैल्यू डाली है आपको वो रिटर्न करके देगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है, जो आपने फॉल्स क्राइटेरिया के अंदर डाला है वो आपको वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करके वो दे देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इफ फंक्शन का अप्लाई किया है। ये एक लॉजिकल फंक्शन भी कह सकते हैं कि हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पर वो किस क्राइटेरिया से होगा, यानी मेरे को देखना है स्टूडेंट कौन सा पास है, कौन स्टूडेंट फेल है, ये मुझे देखना है। तो उस सिचुएशन में मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, तो उसके लिए इफ़ का ही आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर भी ऐसा क्राइटेरिया है कि आपको दो सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना है कि ये सही है या मतलब पास है, फेल है, ट्रू और फॉल्स कंडीशन निकाल कर लेके आनी है, तो आप उस कंडीशन में आप इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी वो वैल्यू आपको जो सिलेक्ट करनी है। मैं परसेंटेज के भी आप पर रिजल्ट यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है फर्स्ट वाले को, जैसे मैंने आपको बताया हमेशा फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं। अगर रेंज ऑफ सेल है तब भी फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट करते हैं। वो जैसे ही ड्रैग करेंगे फॉर्मूला ऑटोफिल हो जाता है बाकी सभी सेल्स के अंदर भी। यहाँ पर ग्रेटर देन क्यों लगाया है समझाऊंगी आपको बिल्कुल।
45, मैंने लिखा ग्रेटर देन 45 कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 45 से अबव है यानी ग्रेटर देन 45 है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो हो जाएगा पास। ठीक है, यानी किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 45 से ज़्यादा है तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। यानी क्या ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन मैच होगी इनके थ्रू, इसके अंदर से। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर ट्रू वाली कंडीशन पहले मैंने डाल दी है, वैल्यू इफ ट्रू, आप देख सकते हैं ट्रू कंडीशन डाल दी है। ट्रू में क्या आएगा, पास। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो उसके अंदर क्या आएगा, फेल। मैंने यहाँ पर इफ के बाद सिलेक्ट किया फर्स्ट वाली परसेंटेज को, देन ग्रेटर देन में आप अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या है। मेरा क्राइटेरिया ये है कि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स कम से कम 45 से ज़्यादा तो होने ही चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको पास दिखा देगा, लेकिन अगर 45 से कम होते हैं तो क्या होगा, आपको फेल दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रू कंडीशन डाल दी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट ट्रू कंडीशन आएगी हमारी पास, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। अगर फॉल्स होती है तो वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पर लिखा भी है वैल्यू इफ ट्रू, और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स होती है तो फेल आपको यहाँ पर दिखा देगा। ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए पहला स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो गया है, ब्रैक कर दिया। पास कौन से हैं, जिनके 45 ग्रेटर देन 45 है, यानी जिसके 62 हैं और जिसके 62.3 हैं, जिसके 79 परसेंटेज हैं और जिसके 43 परसेंटेज हैं, वो यहाँ पर फेल है। सॉरी, 54 वाला यहाँ पर पास है, 79 वाला पास है, 62 परसेंटेज वाला पास है। जैसे कि मेरा क्राइटेरिया था कि अगर 45 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर पास होगा, लेकिन अगर 45 से कम है तो अपने आप उसको फेल क्राइटेरिया दे देगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मान लीजिए 42 मैंने लिख दिया, अब मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया, जिसकी भी परसेंटेज 42 से अबव है यानी ग्रेटर देन 42 है। एंटर कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ सिचुएशन में, 42 से जिसकी ज़्यादा है उन सभी को यहाँ पर पास दे दिया, 42 से कम वाले को क्या हुआ, 31 वाले को भी फेल दे दिया, लेकिन 42 वाले को भी यहाँ पर फेल दे दिया गया है। अब जिस स्टूडेंट के, ऐसा तो नहीं होता है कि जिसके जो क्राइटेरिया है अगर 33 मार्क्स हैं पास होने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन अगर मैं डालूंगी 33 से ज़्यादा, 33 वाले को भी फेल कर देगा। लेकिन मुझे चाहिए कि 42 वाला भी पास होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन के बाद यहाँ पर साइन लगाएंगे इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी अब इसमें क्या काउंट करेगा, जिसके 42 से ज़्यादा है या फिर 42 भी है उसको भी इंक्लूड कर लेगा। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरीके से लिखते हैं तो क्या काउंट करेगा, अगर 42 से ज़्यादा है या 42 के बराबर भी है मार्क्स तो भी वो पास है, वरना वो फेल है। तो देखिए 42 वाला अब यहाँ पर पास हो गया है, और जिसके 42 से कम है वो सभी यहाँ पर फेल हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पूरी मार्कशीट आपकी तैयार हो गई है, जिसमें हमने बेसिक फंक्शन सीखे। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ आज की क्लास में हमने क्या क्या किया। तो आज की क्लास में यहाँ पर हमने एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना, जिसमें हमने टैब्स वगैरह को क्लियर किया कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, टैब्स होते हैं, देन रिबन्स, उसके बाद इसको मेन्यू बार हम बोलते हैं, सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने आपको शीट्स के बारे में बताया कि आप शीट्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर डिलीट कर देते हैं तो कंट्रोल Z उस पर वर्क नहीं करता है, और यहाँ से जूम आउट जूम इन आप कैसे कर सकते हैं, सेल का नेम आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला बार क्या होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर बेसिक शॉर्टकट कीज़ को देखा कि बेसिक शॉर्टकट कीज़ कैसे वर्क करती हैं। ये जो कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, उसके अलावा भी मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको बताई हैं जो हमने जब हमने ये क्रिएट की शीट, ये मार्कशीट क्रिएट की, इसके अंदर जिन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ किया है हमने, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर ऑटो फिट विड्थ, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आप किसी भी सेल के विड्थ को सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स हैं तो आप एक एक करके तो क्लिक नहीं करेंगे ना, इस तरीके से उसका सेल का सेट करने के लिए विड्थ, तो उसको क्या करेंगे, हेडिंग को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे आप चाहे तो, और Alt+HOI प्रेस करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगी उसकी विड्थ जो है। उसके बाद सीरियल नंबर के लिए मैंने आपको 3 टाइप बताया। सबसे पहले आप ड्रैग करके 1 2 इस तरीके से सीरियल नंबर डाल सकते हैं। दूसरा 1 टाइप करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से आप ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप फिल सीरीज़ पर क्लिक कर सीरियल नंबर जो है सीरीज़ में फिल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बताया था, फिल पर जाकर आप यहाँ से सीरीज़ पर क्लिक कर भी स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू में जितने आपको स्टॉप चाहिए वैल्यू, उतनी वैल्यू डालकर आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। दूसरा
यहाँ पर हमने रैंड बिटवीन फंक्शन को सीखा कि रैंड बिटवीन फंक्शन का क्या यूज़ है, कि अगर आपको रैंडम जो नंबर हैं वो डालने हैं तो आप उस सिचुएशन में रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे और उसको वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद सम फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज फंक्शन, परसेंटेज हमने निकाली। और यहाँ पर इफ़ का फर्स्ट जो बेसिक फंक्शन है जिससे आप पास फेल निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर आज की क्लास में क्लियर कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों के माइक्रोफोन्स जो है वो ऑन कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी डिस्कशन करना है आज की क्लास रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आज की क्लास में हमने समझा है, कुछ रिपीट करना है तो हम रिपीट कर सकते हैं। यस शौविक बोलिए। Yes, ma'am. Good morning. Just a second. Am I audible now? यस यस। एक्चुअली मैंने जस्ट चैट में भी लिखा था कि बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक कैन वी गेट एनी डेमो डेटा, तो कि जब जैसे आप हम लोग को पढ़ा रहे हो हम लोग साइड बाय साइड वो प्रैक्टिस भी कर पाए ताकि बाद में भूल ना जाए। जी जी जी। देखिए जो फर्स्ट क्लास थी आपकी आज की उसमें बहुत ही बेसिक सा डेटा था जिसको मैंने क्रिएट किया है, लेकिन जो आपकी आने वाली क्लासेस हैं जिसमें मैंने ऐसा डेटा क्रिएट किया हुआ है जिसमें ऑलरेडी आपको फॉर्मूलाज फंक्शन पहले से ही अप्लाइड होंगे, वो हर क्लास से पहले आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इजीली उसको वहाँ पर चला के साथ साथ देख सकते हैं, और साथ साथ ये जो आज की शीट है ये भी क्लास के बाद ही मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। लेकिन जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है उसमें आपको क्लास से पहले ही जो शीट्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये जो डेटा था आज का काफ़ी छोटा सा था जिसमें बेसिक चीज़ें थी जो मैंने क्रिएट भी किया है, और इसमें जो और भी चीज़ें हैं ये मॉड्यूल फर्स्ट की जो शीट है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। आई हैव लास्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज दिस वर्जन ऑफ एक्सेल जो आप यूज कर रहे थे? इट इज़ 2019। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके। सो एनीवन एल्स इन द क्लास जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी अगर आपको क्लियर करना है, रिपीट करना है, हमारे पास अभी टाइम है तो मैं आपको रिपीट कर सकती हूँ कोई भी फंक्शन। तो मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं अभी बताया इसके मतलब मेरे को काफ़ी चीज़ें और क्लियर करनी थी, लेकिन फर्स्ट क्लास है आज की तो फर्स्ट क्लास में इतना ही रखते हैं जिससे आप थोड़ा सा रिकवर कर लें इसको कि कितना मैंने पढ़ाया है रिकॉर्डिंग लेक्चर के थ्रू, और मैं आपको शीट भी भेज दूँगी उस पर प्रैक्टिस करने के बाद। देन जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर हम थोड़ा सा और जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी उतना ज़्यादा हमारा टाइम के साथ हम कितना कवर कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। वो स्टूडेंट वेट कर सकते हैं जिनका कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग अगर पूछ नहीं पा रहे हैं सबके सामने तो आप मेरे से बात लास्ट में पूछ सकते हैं, और अगर तो आज की क्लास यहीं की इसी के साथ एंड होती है। बाकी स्टूडेंट लीव कर सकते हैं क्लास को अगर जिनका कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्लास से रिलेटेड। जी शौविक कहिए। मैम जैसे कि आज का क्लास सुबह था लाइक 11:30, तो ये क्या मतलब ऐसे फ्लक्चुएट मतलब हर रोज होता रहेगा? क्योंकि मैंने जब एनरोल किया था तो इट वाज 7 to 9 PM। टाइमिंग का जो है मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है ये आप लोगों से मुझे, मैं आपको ये डिस्कस करूँगी बिल्कुल, लेकिन ये मैं आपको पर्सनली डिस्कस करूँगी, या तो मैं करूँगी या फिर सर आपसे टाइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वेट, ओके मैम, हाँ जी, अगली क्लास से पहले आपको टाइमिंग का इशू जो है वो क्लियर हो जाएगा। श्योर श्योर। जैसे संडे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सैटरडे एज आई एम वर्किंग प्रोफेशनल मेरा ऑफिस रहता है, ओके तो मैं उस हिसाब से प्लान किया था कि ऑफिस के बाद मैं वो क्लास करूँ। तो अगर सुबह रहा या एनी टाइम आफ्टरनून में रहा तो सैटरडे मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके 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 ठीक है, मैं आपको ये पर्सनली बता दूंगी, या मैं या फिर सर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, सो डोंट वरी। ओके श्योर, थैंक यू मैम, इट वाज अ ग्रेट क्लास। ओके थैंक यू। मैम जी हेलो। जी हेलो। जी मैम। मैम ये जो मीन्स आपका ये ठीक है, मीन्स क्लास तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बट ये थोड़ा सा ना जो ये कैप्स और शिफ्ट कंट्रोल ALT करके जो है जी जी मीन्स इसका एक डैशबोर्ड बनाएंगे ना थोड़ा सा ठीक रहेगा। मीन्स आप जब मीन्स हम कोई सा भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कंट्रोल लगाने के बाद या जेड को करना है, तो वो एक्चुअल में ना थोड़ा सा एक डैशबोर्ड बना देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, वो दिख जाएगा सामने से। ओके ओके ठीक है, मैं आपका इशू समझ सकती हूँ जिससे आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सी की का यूज़ कर रही हूँ, क्या मैंने प्रेस हाँ किया है। हाँ जी ठीक है जी, मैं जैसे आप अभी ऑल्ट का होता है तो वो एक्चुअल में एकदम समझ में नहीं आता ना कि ऑल्ट के बाद मीन्स वन दबाना है, आर दबाना है, ऐसा थोड़ा सा
मीन्स ये मेरा थोड़ा-सा पूछने का तरीका था ओके, इसलिए ओके, मैं ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। मैं ऐसे आपके लिए एक डैशबोर्ड तैयार कर दूँगी, सो डोंट वरी, आपको नेक्स्ट क्लास जी। में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके।